नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए, आज हम समाजशास्त्र विषय कक्षा 12 का पाठ नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में इससे पहले का जो भाग था उसे पढ़ा था। उसमें जाति और उपनिवेशवाद की बात चल रही थी। अब हम इस वाले टॉपिक पे लेकर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है संस्कृतिकरण। क्या नाम है बच्चों? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण को कहें, अगर हम सीधी भाषा में कहें तो वो होता है हमारा नेचर हो सकता है, आदतें हो सकती हैं, रीति रिवाज हो सकता है। इस तरीके की परिभाषा दी जाती है। कहते हैं क्या होता है, और किताब के माध्यम से और समाजशास्त्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि संस्कृतिकरण है क्या। देखिए, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उस प्रवृत्तियों यानी आदतों को सम्मिलित किया जाता है जब आम तौर पर यानी अगर आमतौर की बात करें, रोज प्रतिदिन मध्य या निम्न जाति समुदाय के सदस्य किसी उच्च जाति अथवा जाति की या जातियों की सामाजिक धार्मिक परंपरा, सामाजिक जो धार्मिक जो परंपराएं होती हैं, घरेलू रीति रिवाजों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को यानी अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने का प्रयत्न करते हैं। क्या देंगे? संस्कृतिकरण क्या है बच्चों? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उस प्रवृत्ति को या उन आदतों को शामिल किया जाता है जो आमतौर पर मध्य या निम्न जाति के समुदाय के सदस्यों के बीच में उच्च जाति अथवा जातियों के सामाजिक धार्मिक परंपरा और घरेलू रीति रिवाजों को अपनाकर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने का प्रयत्न किया जाता है, यानी इसे और ऊंचा बनाने का प्रयास किया जाता है, उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, आगे क्या कहते हैं। यह परिघटना स्वतंत्रता से बहुत पहले औपनिवेशिक शासन में अपनाई जा रही थी। कहते हैं जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी ये जो परिभाषा है, ये जो संस्कृतिकरण है, ये क्या था? अपनाया जा रहा था। इस प्रक्रिया में सामान्यीकरण के लिए अगर हम बात करें, इस प्रक्रिया में अगर किसी के टॉपिक को बात को ले कहें तो वो क्या है कि सामान्यीकरण के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति के रीति रिवाज तथा परंपरा को अपनाने का प्रयास हुआ। यानी जो ब्राह्मण लोग होते थे उनके रीति रिवाज और जो क्षत्रिय होते थे उनके रिवाज, दोनों जातियों के जो रीति रिवाज है उन्हें क्या करना था? उनकी परंपरा को क्या करना था? अपनाने का प्रयास किया गया। इसमें क्या था? वो कहते हैं शाकाहारी बनना। शाकाहारी मतलब वो शुद्ध खाना खाना, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का धारण करना। ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत धारण करते थे, जैसे बच्चों मैंने आपको भी दिखा रखा, मैंने भी पहन रखा, ये एक तरीके का यज्ञोपवीत होता है। ठीक है बच्चों, धारण करना तथा धार्मिक उत्सवों का आयोजन करना सम्मिलित था। ये सब क्या करते थे? जो ब्राह्मण होते थे और क्षत्रिय लोग होते थे, ये क्या करते थे? ये अपने कार्यक्रम करते थे, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते थे, यज्ञोपवीत का धारण करते थे और अपने धार्मिक उत्सव को भी आयोजन करते थे। इसलिए इन चीज़ों को देखकर इन्होंने भी इस चीज़ को अपनाने का प्रयास किया। निम्न जाति के व्यक्तियों ने भी, निम्न जाति के समाज ने भी। संस्कृतिकरण पर कहते हैं, संस्कृतिकरण पर शोधों ने इस संकल्पना के मूल संदर्भ में कई संशोधन प्रस्तुत किए हैं। यानी संशोधन का मतलब है बहुत सारी बातें उन्होंने प्रस्तुत की हैं। इसमें माना गया है कि अपनी सामाजिक परिस्थिति को बढ़ाने के लिए, अपनी स्थिति को या अपनी परिस्थिति को बढ़ाने के लिए निम्न जातियों द्वारा यह स्वेच्छा से किया गया सामान्यीकरण नहीं था। यानी वो अपनी यानी स्वेच्छा नहीं थी, उसमें अपनी इच्छा नहीं थी, बल्कि संस्कृतिकरण पहले से प्रतिबंधित अनुष्ठानों, यज्ञ एवं कर्मकांड, प्रतिबंधित अनुष्ठान होते हैं जो करने ही होते हैं, यज्ञ एवं कर्मकांड तथा सामाजिक विशेषाधिकारों की अवज्ञा थी। कहते हैं जिसमें वैदिक रचनाओं का अध्ययन तथा यज्ञोपवीत धारण करने पर कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई थी। कहते हैं बच्चों इसमें क्या है कि ब्राह्मण जो वर्ग है उसकी जो जातियां हैं उनमें एक नियम था, सख्त से नियम ये थे कि उन्हें कि भाई यज्ञोपवीत धारण करना पड़ेगा, साथ में उन्हें शुद्ध खाना खाना पड़ेगा। इसलिए उन्हें ये चीज़ स्वेच्छा से नहीं अपनाई थी उन्हें ये व्यवस्था बल्कि दी गई थी कि इस तरीके से आपको इस चीज़ में रहना पड़ेगा। अब एक टॉपिक आता है प्रबल जाति। क्या होती है बेटे प्रबल जाति? प्रबल शब्द का अगर मैं बात करें, इसका इस्तेमाल उन जातियों के लिए हुआ है जिनकी संख्या क्षेत्रीय स्तर पर अधिक है, ज़्यादा है, तथा स्वतंत्रता
प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों द्वारा भूमि अधिकार प्राप्त करने में सफल रहे। यानी जो भूमि सुधार जो हुए उसके बाद और उन भूमि पर अधिकार प्राप्त करना के बाद जो ये प्रक्रिया हुई, इस भूमि सुधारों ने पहले ही भूस्वामियों के इन भूमि सुधारों ने पहले ही भूस्वामियों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। जैसे मान लीजिए किसी की जमीन थी, उसका जो अधिकार था वो समाप्त हो गया। अब जो जमीन पे जो खेती कर रहा था, यानी जो भूमि कर रहा था, जो खेती कर रहा था, वो उसका अधिकार उसे मिल गया। ये भूस्वामी अनुपस्थित जमींदार थे, यानी वो क्या थे, रहते तो थे नहीं जमीन पर, अनुपस्थित रहते थे। जमीन खेती कोई और करता था, इसलिए इनका नाम दिया अनुपस्थित जमींदार, यानी खेती पर जमीन पर ना रहना। जो अधिकांश शहरों तथा कस्बों में निवास करते थे, खेतों में वो रहते ही नहीं थे बच्चों, वो क्या था, वो अधिकांश शहरों में रहते थे या कस्बों में रहते थे। इनका संबंध लगान वसूलने तक सीमित था। बस उनका मतलब किस चीज़ से मतलब रखते थे, वो लगान से, मतलब उन्हें कुछ पैसा मिल जाए अपना काम वो चलाते रहते थे। और खेतीहर अर्थव्यवस्था में उनका कोई संबंध नहीं था। कहते हैं किसी भी प्रकार से खेती से जो होने वाली पैदावार थी, उससे जो अर्थव्यवस्था में लाभ होता था, उससे लेना देना उन जमींदारों का, अनुपस्थित जमींदारों का कोई लेना देना नहीं था। अनुपस्थिति जमींदारों का अधिकार अगले स्तर के दावेदार को प्राप्त हुआ, जो कृषि अर्थव्यवस्था के अंग थे, यानी जो कृषि से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें ये दावेदारी मिली। किंतु स्वयं भूमि पर खेती नहीं करते थे, वो खेती नहीं करते थे। ये मध्यवर्ती जाति थी जो अपने कृषि कर्म, भूमि की जुताई, फसलों की बुवाई, देखभाल, कटाई, भंडारण इत्यादि का कार्य करते थे। यानी गेहूं को इकट्ठा करने का काम भी या किसी भी फसल का काम इकट्ठा करने का काम भी वही लोग किया करते थे। निम्न जाति के जो मजदूर थे, मजदूरों पर निर्भर थे। वो कहते हैं निम्न जाति के मजदूर पर वो लोग कौन थे, निर्भर रहते थे। उन्हीं के सारा काम उनके ऊपर छोड़ रखा था, जिसमें से अधिकांश मजदूर अछूत माने जाने वाली जातियों के लिए थे। कहते हैं कुछ ऐसे मजदूर भी थे जो अछूत माने जाते, जिन्हें छूना भी गुनाह माना जाता था। आगे देखते हैं बच्चों, क्या कहते हैं इसमें, भूमि के अधिकार के कारण मध्यवर्ती जो जातियों में आर्थिक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी आबादी ने सार्वभौमिक व्यस्क का मतलब होता है कि सभी तरीके से उन्हें संपन्नता मिलनी शुरू हुई। मताधिकार का प्रयोग हुआ। 18 वर्ष से ऊपर के ज़्यादा व्यक्तियों को व्यस्क कहते हैं और उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला। आधारित चुनावी लोकतंत्र के दौर में राजनीतिक शक्ति प्राप्त की। इसके बाद मध्यवर्ती जाति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबल जाति के रूप में उभरी, यानी मजबूत के रूप में उभरी। क्षेत्रीय राजनीति और खेतीहर अर्थव्यवस्था में अपनी उपस्थिति के साथ प्रबल जातियों ने अपनी निर्णायक भूमिका अदा भी की, यानी उन्होंने अपनी उपस्थिति अच्छी तरीके से भी दिखाई। फिर क्या कहते हैं, इन प्रबल जातियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, अगर हम नाम सुनते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का नाम आता है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक के कहते हैं बोकलिंग और समुदाय के लोग हैं। फिर आंध्र प्रदेश में रेड्डी तथा कापू, महाराष्ट्र में मराठा और तथा गुजरात के पादरीदार या पटेल प्रमुख रहे। ये क्या है, ये प्रमुख जातियां रही हैं, प्रबल जाति रही हैं अपने क्षेत्र वाइज। अगर हम बात करें, इस प्रकार की जाति हैं जो क्षेत्र वाइज मजबूत रही हैं, प्रबल रही हैं, दावेदार रही हैं, और इस तरीके से वो लोगों ने अपना दावेदारी प्रस्तुत की है। समकालीन दौर में जाति व्यवस्था उच्च जाति, नगरी, मध्य और उच्च वर्ग के अदृश्य थी। कहते हैं जो समकालीन दौर चला था उसमें जाति व्यवस्था क्या थी, वो उच्च जाति, नगरीय, मध्य तथा उच्च वर्गों में क्या थी, अदृश्य थी, मतलब दिखाई नहीं दे रही थी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथा विरोधाभासी परिवर्तन है। यानी देखें तो अगर बात करें, ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उन समुदायों में जातियों का महत्व अवश्य कम हो गया जिन समूहों ने स्वातंत्र्योत्तर काल में विकासात्मक नीतियों से सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया, क्योंकि उनका कार्य भली भांति संपन्न हो चुका है। कहते हैं वो ऐसा काल है जो विकासात्मक नीतियां जो अपनाई जा रही थी, उनसे जो उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा था, उसी कारण उनका जो क्या हुआ था, भली भांति उन्हें संपन्न हो चुके थे। इन समूहों ने अपनी जातीय परिस्थिति के अनुसार तीव्र विकास द्वारा प्रदत्त अवसरों का भरपूर लाभ उठाया। कहते हैं जो भी जैसे भी जिसको लाभ मिला, जैसे जिसको मौका मिला, उन्होंने उस अवसर को भुना लिया, किस चीज़ में, लाभ में। कहते हैं उन संसाधनों की उपलब्धता को भी अपने अनुकूल बनाया। जो भी संसाधन उन्हें उस समय मिले, उन्हें भी अपने अनुकूल बनाया।
कहते हैं उस समय के लोगों ने, समकालीन लोगों ने क्या करा, जैसे जैसे उन लोगों की जाति व्यवस्था थी वो वैसे अदृश्य थी, दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी जैसे जैसे मौका मिला, जैसे जैसे उनमें परिवर्तन हुआ, विरोधाभास परिवर्तन हुआ, उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे उन्हें मौका मिला अपना विकासात्मक नीतियों को अपनाते हुए, उन्होंने अपने उस मौके को अपनी लाभ में क्या कर लिया, भुना लिया। के बाद क्या हुआ, जाति, उच्च जाति की संभ्रांता लोगों आर्थिक सहायता प्राप्त सार्वजनिक शिक्षा के तहत, कहते हैं उच्च जाति की जो संभ्रांता थी आर्थिक सहायता से प्राप्त सार्वजनिक शिक्षा के तहत साइंस, मेडिकल, मैनेजमेंट इत्यादि की पढ़ाई कर बेहतर रोजगार प्राप्त करने में सफल रही। कहते हैं जो उच्च जाति के जो लोग थे, जो संपन्न लोग थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी पढ़ाई करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने अपनी रोजगार को प्राप्त कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक दशकों में राजकीय क्षेत्रों की नौकरियां के विस्तार में लाभ इन वर्गों को प्राप्त हुआ। जो भाई इस तरीके के बच्चे थे जिन्होंने पढ़ाई करी, उन्हें इसका लाभ हुआ। इस अवधि में शेष समाज की तुलना में उनकी अग्रिम स्थिति ने इस वर्ग को क्या करा, आत्मविश्वास दिलाया। इस वर्ग को क्या करा, और आत्मविश्वास दिलाया कि उन्हें भविष्य में किसी भी खास प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी दूसरी तथा तीसरी पीढ़ी में उनके विषाधिकार वाली चेतना बरकरार रहने पर उन्हें यह विश्वास होने लगा कि उनकी समृद्धि के पीछे जाति की भूमिका नहीं है। उन्होंने इस बात को उन्होंने नहीं माना। इन समूहों की तीसरी पीढ़ी के लिए उनकी आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति उन्हें यह विश्वास देने में सक्षम थी कि उन्हें विशेष स्थिति बरकरार रहेगी। यानी कि कौन कौन सी चीजें स्थिति बरकरार करने में रही, उन्हें किसने विश्वास दिलाया, आर्थिक स्थिति ने, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होती थी क्योंकि रोजगार उन्हें मिला हुआ था, और शैक्षिक स्थिति मतलब वो शिक्षित थे, पढ़े लिखे लोग थे। उनके जीवन में सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होते रहेंगे। इस समूह के लिए जाति व्यवस्था को धार्मिक कर्मकांड, विवाह संबंधियों के व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित थी। कहते हैं इस प्रकार के लोगों की जो पूरी स्थिति थी वो क्या थी, केवल एक विवाह, सामाजिक कर्मकांड आदि तक व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित थी। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, इसी विशेषकृत समूह में अधिकांश उच्च जाति के लोगों को स्थान प्राप्त है, किंतु उच्च जाति के सभी लोगों को इन सुविधाओं को लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सभी एक जैसे नहीं है बच्चों, कुछ लोगों को सुविधा नहीं मिली, कुछ लोग वंचित रह गए, कुछ पीछे रह गए। उच्च जाति के लोग भी, उनमें कुछ लोग गरीब भी हैं। आप भी जानते हैं कि सभी लोग उच्च वर्ग के व्यक्ति क्या नहीं है, संपन्न नहीं है। फिर कहते हैं पिछड़ी जाति, अनुसूचित जातियां और जनजाति के लिए स्थिति विपरीत रही, उनके लिए विपरीत रही। उच्च जातियों से लेके अगर बात करें, उच्च जाति की स्थिति अलग थी और इन पिछड़ी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या है, स्थिति पूरी तरह विपरीत थी। उनके लिए जाति अधिक प्रभावी चेतना रही। जाति ने उनकी अन्य पहचानों को विनष्ट कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्हें विरासत में कोई भी सामाजिक तथा शैक्षिक पूंजी प्राप्त नहीं थी। कहते हैं कि उनके जो पूर्वज थे, उनकी जो पीढ़ी जो पहली थी, उनके पास न तो आर्थिक स्रोत था, ना आर्थिक स्थिति ठीक थी, ना उनके पास शैक्षिक शिक्षा थी। इस कारण वो कह रहे हैं उनके पास किसी प्रकार की पूंजी प्राप्त नहीं थी। इन समूहों को उच्च जाति समूह के साथ प्रतिस्पर्धा करने पड़ा, जो पहले से संस्थापित तथा अवसरों को लाभ उठा रहे थे। इन लोगों को क्या करना पड़ा, इन लोगों से क्या, उच्च जाति के लोगों से क्या करना पड़ा, इन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, प्रतियोगिता करनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपने इस लाभ को उठाने का प्रयास किया। निम्न जाति के लिए अपनी जातिगत पहचान को छोड़ना कठिन था, क्योंकि यही उनकी एकमात्र सामूहिक परिसंपत्ति थी। विकास के लंबे दौर में आरक्षण की नीति तथा राजनीतिक दबाव में सरकार द्वारा उनके संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए, परंतु अभी भी कई प्रकार के भेदभाव उनका पीछा कर रहे हैं। आप भी देख रहे हो, सरकार ने आरक्षण जैसी पद्धति बनाई जिससे सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। सरकार द्वारा उनके संरक्षण के लिए बनाई गई नीतियों तथा संचालित कार्यक्रम ने जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना दिया। कहते हैं जाति को क्या बना दिया, महत्वपूर्ण बना दिया। यही उन समूह का पक्ष होता है जिस रूप में दुनिया उन्हें समझती है। कहते हैं उसी प्रकार का उनका पक्ष होता है जिन्हें दुनिया जैसे उन्हें समझती है। वस्तुतः जाति रहित प्रतीक होने वाले उच्च जातीय समूह तथा सीधे तौर पर जाति व्यवस्था में जाति के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाले निम्न जाति समूह को निकट होना वर्तमान जातीय संस्था का केंद्रीय पक्ष है। इस प्रकार से ये बातें कही गई हैं। आपने देखा होगा, अगर हम बात करें चाहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, चाहे आपके
M.N. श्रीनिवासन जी रहे हों, उन्होंने जाति व्यवस्था को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए संस्कृतिकरण को भी उन्होंने बहुत सुंदर परिभाषा दी है। उन्होंने अपनी बातों को रखा है। 1950 के दशक के व्यक्ति जो रहे हैं श्रीनिवासन, M.N. श्रीनिवासन, उन्होंने अपनी इस बात को बड़ी सुंदर तरीके से अपनी पुस्तकों में कहा है। अब क्या है बच्चों, इसमें कहते हैं 3.2 अर्थात जनजाति समुदाय। इससे पहले उच्च जाति संस्कृतिकरण की बात चल रही थी, अब जनजाति समुदाय की बात करते हैं। जनजाति शब्द का प्रयोग उन समुदायों के लिए है या होता है, उन समुदायों के लिए था जो भारतीय महाद्वीपों के सबसे पुराने निवासी हैं। यानी जो भारतीय महाद्वीप में कुछ ऐसे स्थान है जो सबसे पुराने व्यक्ति हैं, पुराने निवासी हैं। भारत में जनजातियों का पर परिचय हमेशा नकारात्मक शब्दों में दिया जाता है, यानी इन लोगों को नकारात्मक माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। वह क्या नहीं, इससे बताकर उनकी पहचान स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। उन लोगों के बारे में इस तरीके के क्वेश्चन या उनके बारे में नकारात्मक भावना रखे हुए होते हैं लोग। जनजाति एक ऐसा समूह है जिसमें धर्म परंपराओं की संरचना किसी धार्मिक ग्रंथों की सहायता से नहीं हुई। जनजाति एक ऐसा समूह जिसमें धर्म और परंपराओं की संरचना किसी भी धार्मिक ग्रंथ की सहायता से नहीं हुई। फिर कहते हैं अगर हम बात करें उच्च जाति की बात करें तो उनकी धार्मिक कर्म कांडों के माध्यम से उनकी संरचना हुई है। फिर कहते हैं उनके किसी भी राजनीतिक तथा प्रशासनिक संगठन के अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, यानी किसी भी राजनीतिक और प्रशासनिक संगठनों के माध्यम से उन्हें भी कोई सहयोग नहीं मिला। यह समुदाय कठोरता के साथ उपमहाद्वीपों में विभाजित नहीं है। यह जाति किसी भी रूप में विद्यमान नहीं थी। कहते हैं जनजातीय समुदाय न तो हिंदू थे और न ही किसान। जनजाति शब्द का प्रयोग उपनिवेश काल में आरंभ में हुआ। अगर बात करें जनजाति शब्द का प्रयोग कब से हुआ, जनजाति शब्द का प्रयोग उपनिवेश काल के आरंभ से ही हुआ। समुदायों के विषय समूह को एक शब्दों में रखने का प्रशासनिक सुविधा ने ही जनजाति शब्द को अधिक प्रचलित किया। कहते हैं विषय जो विषम समूह की जो एक शब्द की रखने की जो प्रशासनिक सुविधा थी उसने जनजाति शब्द का अधिक प्रचलित किया। इसका जो वर्गीकरण हुआ देखते हैं किस तरीके से हुआ जनजाति समाजों का वर्गीकरण। जनजाति के उन सकारात्मक विशिष्टताओं के आधार पर, यानी कि जो कुछ अच्छी बातें थी उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थायी तथा अर्जित विशेषक। कहते हैं स्थायी और अर्जित विशेषक। स्थायी विशेषक में क्षेत्र, भाषा, शारीरिक संरचना, परिस्थितिकी, आवास सम्मिलित हैं। अगर हम कहें स्थायी विशेषक में अगर बात करें जो क्षेत्र है, जैसे उनका रहने का स्थान है, उनकी कैसी भाषा है, उनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है। आपने देखा होगा जो निवासी इस तरीके के लोग होते हैं जो एक विशेष स्थान पर रहते हैं, द्वीपों पर रहते हैं, उनकी शारीरिक संरचना भी अलग तरीके की होती है। उनका पारिस्थितिक यानी उनका रहने का जो निवास स्थान है वो बड़ा अलग तरीके का बना हुआ होता है। अर्जित विशेषकों को हिंदू समाज में उनकी स्थिति तथा आजीविका का साधन महत्व रखते हैं। वो लोग कौन से हैं? अर्जित विशेष जो प्राप्त करते हैं। अर्जित में होता है प्राप्त करना। वो लोग ऐसे हैं जो अपनी स्थिति को, आजीविका को चलाने के लिए कुछ साधनों से महत्व रखते हैं। स्थायी विशेषक का कहते हैं भारत की जनजाति जनसंख्या विकर्ण है, किंतु कई क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या अत्यधिक सघन है। कहीं पर कहते हैं कम है और कहीं पर कहते हैं ज़्यादा है। जनजातीय जनसंख्या का 85% भाग मध्य क्षेत्र में, भारत के मध्य क्षेत्र में निवास करता है। यह मध्य क्षेत्र पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, पूर्व में पश्चिम बंगाल या ओडिशा में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक विस्तृत है। अगर बच्चों 85% जो मध्य क्षेत्र में निवास करता है भारत के में ये लोग, वो कहाँ करते हैं? गुजरात में करते हैं, राजस्थान में करते हैं, पश्चिम बंगाल में करते हैं, ओडिशा में करते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में ये फैले हुए हैं। मध्य क्षेत्र के हृदय में स्थल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि अवस्थित हैं। मतलब कहते हैं कि कुछ ऐसे स्थान भी जहाँ पर मध्य क्षेत्र के बीच में भी माने जाते हैं। जनजातीय जनसंख्या में 15% क्षेत्र कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य में और अन्य क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। 85% मध्य क्षेत्र में करते हैं, जिसमें अगर तेलंगाना या महाराष्ट्र और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के हृदय माने जाते हैं, ये विशेष माने जाते हैं। राजस्थान और गुजरात हुआ, ये सब कहाँ आते हैं? मध्यवर्ती क्षेत्र आते हैं, जो मध्य क्षेत्र माने जाते हैं। तो कहते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी कुछ हिस्से में भी लोग निवास करते हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या, जो राज्य हैं उनकी जो कुल जनसंख्या में जनजाति के अनुपात को देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर राज्य में यह अधिक सघन है, मतलब कम है। असम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में उनका घनत्व 30% से अधिक है
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जनजातियों की जनसंख्या 60 से लेकर 95% है। देश के शेष हिस्सों में जनजाति संख्या अल्प है, यानी मतलब कम है। उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के छोड़कर शेष सभी राज्यों में 12% से कम है या 12% से कम है। जनजाति संख्या के परिस्थितिकी आवास प्राप्त पहाड़ी वन ग्रामीण तथा नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित है। ये कहाँ पर निवास करते हैं? इनकी जो परिस्थितिकी जो आवास होते हैं वो पहाड़ों पर होते हैं, वनों में होते हैं। भाषा कैसी है इनकी बच्चों? भाषा पे बात करते हैं। भाषा की दृष्टि में जनजाति को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारतीय, आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक तथा तिब्बती बर्मी, इस तरीके 4 नाम दिए गए हैं। भारतीय आर्य भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा वस्तुतः जनजातियों के साथ विशेष भारतीय जनसंख्या द्वारा बोलने जाती है, जो बोली जाती है। भारतीय आर्य भाषा बोलने वाली कुल जनसंख्या 1% ही जनजातियों से है। कहते हैं केवल 1% ही जनसंख्या ऐसी है जो आर्य भाषा का प्रयोग करती है। द्रविड़ परिवार की जो भाषा बोलने वाली कुल जनसंख्या 3% है। द्रविड़ की बात करें वो 3% है। ऑस्ट्रिया और तिब्बत वर्मी जो परिवार की भाषाएं पूरी तरह जनजाति द्वारा ही बोली जाती हैं, चाहे ऑस्ट्रिक रही हो चाहे तिब्बती बर्मी रही हो, ये सब क्या है पूरी तरह जो है जनजाति द्वारा ही बोले जाने वाली भाषाएं। आर्य पर जो है भाषा वो 1% है और द्रविड़ जो है वो 3% है। बाकी जितनी भी परसेंटेज है वो सब जनजातियों की भाषा बोली जाती है, ऑस्ट्रिया और तिब्बती बर्मी। नृ जाति क्या होती है? देखिए नृ जाति शब्द का प्रयोग आ रहा है। यह शारीरिक संरचना की दृष्टि से जनजातियों को निग्रेटो, ऑस्ट्रेलियालाइन, मेगोलाइन और द्रविड़ तथा आर्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। आगे कहते हैं भारत की जनसंख्या का शेष भाग जनजातियों को छोड़कर आर्य द्रविड़ नृजाति श्रेणी में अंतर्गत आता है। यानी ये कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी 4 भागों में इन्हें भी वर्गीकृत किया गया। इनकी शारीरिक संरचना के आधार पर नृजातियों का शब्द का प्रयोग करें, ये शारीरिक संरचना के आधार पर इन्हें बांटा गया है। फिर कहते हैं जनसंख्या का वितरण किस तरह की? जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति के विभिन्न उप समूहों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। कहते हैं सबसे बड़ी जनजाति की संख्या लगभग 70 लाख है, जबकि सबसे छोटी जनसंख्या समता 100 है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। कहते हैं कि लगभग 70 लाख है, और अगर सबसे कम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा एक राज्य है वहाँ पर क्या है, उसमें केवल 100 ही मानी जाती है, बाकी 70 लाख की जनसंख्या इनकी मानी जाती है। देश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनसंख्या में गोंड, भील, संथाल, उराव, मीणा, बोडोलो तथा मुंडा आदि माने जाते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या से 8.6% है। भारत में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जनजाति संख्या निकाली जाए 1.04 करोड़ है। इस प्रकार से बच्चों जनजाति व्यवस्था, जनजाति संख्या, जनजाति जो लोग थे उनके बारे में पूरा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया है। कितने लोग हैं, कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं, किस तरीके के लोग हैं, कितने भागों में इन्हें बांट रखा है, 2 प्रकार के लोगों के वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है बच्चों, और लास्ट में जो 2000 जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या निकल के आती है जनजातियों की, वो क्या है 1.04 करोड़ जनसंख्या इनकी मानी जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस भाग में मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा। अगले वीडियो में इससे अगला भाग लेकर उपस्थित होऊंगा। सॉरी, इसमें भी थोड़ा सा रह गया बच्चों। अभी इसमें क्या है, इसमें अर्जित विशेषक शब्दों का भी प्रयोग आया। देखिए कहते हैं अर्जित वर्गों को 2 कसौटी आजीविका के साधन तथा हिंदू समाज के अन्य प्रभावों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये कौन लोग होते हैं? जो अपनी जीविका चलाने का काम करते हैं। आजीविका के संसाधनों के आधार पर जनजाति और खाद्य उत्पादन संघ कहते हैं खाद्य उत्पादन, खाद्य संग्रह, आखेटक तथा कामगारों व श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान तथा अन्य एकेडमिक विषयों में जनजातियों को प्रभावी वर्गीकरण आत्मसातीकरण के आधार पर किया जाता है। कहते हैं इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो इनके ऊपर किया जाता है, इनके विशेष इनके आधार पर किया ही जाता है। इसी तरह इसके तहत इस बात पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है कि हिंदू समाज में किस जनजाति को कहाँ तक आत्मसात किया गया, यानी कहाँ तक किसको ज़्यादा महत्व दिया गया। जनजातीय तथा हिंदू समाज की अभिवृद्ध होने की कसौटी पर अत्यधिक अंतर देखने को मिलता है। कुछ जनजातियों का झुकाव हिंदू धर्म की ओर सकारात्मक है, जबकि कई जनजातियों का इसके प्रतिरोध अथवा विरोध की चेतना स्पष्ट रूप में सामने है। कहते हैं कहीं पर सकारात्मक भावना दिखाई गई है और कहीं पर नकारात्मक भावना भी देखने को
मिलती है। हिंदू समाज में सम्मिलित जनजाति मुख्य धारा की ओर अधिक मुड़ी है। कहते हैं हिंदू में जो सम्मिलित जनजातियां हैं वो अधिक जुड़ने लगी हैं तथा अपने समुदाय में श्रेष्ठ माना जा रहा है, जबकि अधिकांश जनजातियों को उस स्थिति में नहीं होने के कारण अब भी उन्हें निम्न स्तर भी प्राप्त है। कुछ को उच्च स्तर प्राप्त हो गया, कुछ को अभी भी निम्न स्तर के बारे में कहा जा रहा है। अगली वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे जनजाति एक संगठनों की जीवनी। इससे वीडियो में सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।